अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक? तो मेरा नाम तैमूर सईद है। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन का स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर लाइक द फिनिशिंग बैचलर्स और इंटरमीडिएट और मास्टर्स। जिन्होंने बैचलर्स फिनिश किया होता है उन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लेना होता है, जिन्होंने इंटरमीडिएट खत्म किया होता है उन्होंने बैचलर्स में एडमिशन लेना होता है। इनकी डिफरेंट क्राइटेरिया होती है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट भी लाइक सेम होती है, लेकिन एडमिशन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोगों ने सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना होता है। वो दो ऑप्शन होती हैं, आइट्स कर ले या पीटी कर ले। ये दो ऑप्शन है जो पाकिस्तान में हैं और इंडिया में। वो लोग ज़्यादातर पीडी कर लें तो फ़ायदा रहता है क्योंकि उसमें बैंड आ जाते हैं आइट्स की निस्बत। तो आप लोगों ने अगर क्लियर कर लिया है पीटी या और आइट्स, इफ़ यू गेट 6 बैंड और 6 बैंड से ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता जाता है। वो बेनिफिट ये होता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आके इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं करना पड़ता। वो आपका तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो 6 से 7 लाख 8 लाख रुपया होता है वो आपका सेव हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने 6 इससे ज़्यादा बैंड ले लिया तो आपका वीज़े के चांसेस 80% ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इससे कम होते हैं तो 50-50 चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपका डन हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन की बारी आ जाती है। लोग सोचते हैं हम किस कॉलेज में एडमिशन लें या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो इसके लिए आपको बेहतरीन हल है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें तो आपका वीज़े की जो चांसेस होते हैं वो 50 से 100% के लगभग ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। अब ये लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में उसमें सिडनी में बहुत आती हैं, मेलबर्न में, क्वींसलैंड में। तो सब लेवल 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आपका एडमिशन हो। उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है, पहले आप ऑफर लेटर आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है। उसके लिए ये होता है कि आपकी ऑफर लेटर लेने को मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इनकी डिग्रीज और पीटी और आइट्स जो भी आपने किया है उनके आप लोगों ने इकट्ठे करके कंपाइल करके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजने होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी आगे आपकी डिग्री प्रोसेस लाइक एवरीथिंग प्रोसेस करके आपका एडमिशन कर लेती है। वो आपको जनरेट कर देती है कि ऑफर लेटर को सेंड कर देती है कि आप ये फीस जमा करवाएं और फर्दर ऑन प्रोसेस पे जाएँ। तो आपका यहाँ तक का प्रोसेस डन हो गया, आपने ऑफर लेटर ले लिया। अब आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का ऑफर लेटर ले लिया। अब आप चेक कर लें कि आपने किस में, जिसकी फ़ीस कम है या जो जिसके वीज़ा रेशियो ज़्यादा हैं तो आप उसमें एडमिशन है। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे यूटीएस हो गया, यूएनएसडब्ल्यू हो गया, ये जो सारी हाई रैंक यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन आसानी से नहीं होता। इनमें एडमिशन के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं क्योंकि इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट और पीटी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो इसमें लाइक अच्छे आपको बैंड चाहिए होते हैं तब ये एडमिशन लेते हैं, विदाउट इसके एडमिशन नहीं देते। तो हम लोगों ने डन कर लिया, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर अब जो हमारा ऑफर लेटर आ गया हमारे पास, हमने चेक कर लिया ईस्ट यूनिवर्सिटी का, सब यूनिवर्सिटीज़ का चेक कर लिया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस में हमने आप बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, जिसमें आ जाता है आपका फर्स्ट, ये मेन चीज़ें हैं जीटी के बारे में मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि जीटी कैसे लिखनी होती है। वो भी आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपरली कैसे लिखनी है। ये नहीं कि आप लोग हर किसी की जीटी उठा के वो कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिट करके वो नहीं लिखनी होती। अपनी जीटी आप खुद लिखें तो बेहतरीन हल होता है, क्योंकि आपने अपना माइंड पूरा फोकस करके लिखना होता है। उसमें अगर फोकस करके लिखेंगे तो आपने जो लिखा होगा आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू की कॉल भी आती है वो जीटी से रिलेटेड ही आएगी। सो फर्स्ट जीटी लिखनी होती है। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट, द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट का बहुत होना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि भाई अभी लाइक 2 महीने लाइक अभी 3 महीने रह गए हैं और वीज़ा अप्लाई करना है तो आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसी डेट से बनवा लें। नहीं, अगर आपने अगले साल अप्लाई करना है, लाइक 6 मंथ 7 मंथ बाद अप्लाई करना है, तो आप उसी वक्त से बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट में पैसे थोड़ी इन एंड आउट ट्रांजेक्शन करते हैं। कभी डाल रहे हैं, कभी डालें। इसकी ट्रांजेक्शन उनके पास कंटिन्यूसली होनी चाहिए। और ये नहीं, न्यू अकाउंट नहीं बनाना, पुराने अकाउंट में पैसे की ट्रांजेक्शन इन एंड आउट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट तकरीबन अभी जो डॉलर की सूरत हाल है उसके लिहाज से 60 से 70 लाख बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसमें जैसे कि आपका पूरे एक सेमेस्टर की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस पूरा अकाउंट होता है, वो तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपये बन जाती है। लेकिन ये याद रखें कि वो वीज़ा जब डाल रहे हैं उससे डालने से
तकरीबन 4 से 5 महीने पहले आप लोगों ने अकाउंट में पैसे डलवा लेना चाहिए, डलवा लें, ताकि वो सबसे सूटेबल रहता है। ये नहीं कि आपने भी, जैसे कि मैंने डालना है वीज़ा 10 तारीख को और मैं बैंक स्टेटमेंट में बैंक में पैसे डलवाऊँ एक तारीख को, वो फिर जब आप वीज़ा ऑफिसर, सपोज कि मैं वीज़ा ऑफिसर बैठा हूँ, मैं सोचूंगा यार ये इसने अभी पैसे डलवाए हैं, क्यों डलवाए? ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसने तो कुछ चक्कर ही होगा ना, इसने तो आना ही है कि ये बस पैसे कमाने के लिए आ रहा है। नहीं, इसके लिए भी आपको पूरा लॉजिकली अपने ये होता है कि आप पहले पैसे डलवा लें तो बेहतर रहता है। आप एक और चीज़ मैं भूल गया था आप लोगों को बताना, फेक बैंक स्टेटमेंट, ये आजकल बहुत इन हो रही है, इसके साथ बहुत सारे हादसा पेश आ चुके हैं। ये स्टोरीज बहुत लंबी हैं, मैं इस पर गहराई में नहीं जा सकता, लेकिन फेक बैंक स्टेटमेंट का सोचे भी मत कि आपने ऐसे पूरी, जब भी बैंक से आप किसी से भी, अगर सपोज कि आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो उससे पूरा दे के तहकीक करके उसको कहना कि अपने अकाउंट में पैसे डलवाने, ये नहीं कि ब्रांड न्यू अकाउंट, नहीं, उसे कि मेरे अकाउंट में पैसे डलवाएं, तो वो चीज़ मानी जाएगी। ये नहीं कि आप नया अकाउंट ना खुलवाइएगा, नया अकाउंट खुलवा के आप एजेंट की बाहर में आके ना बेवकूफ़ी मत करिएगा। एजेंट तो वैसे भी सिर्फ अपने पैसे के करते हैं, तो उनको किसी के कंसर्न नहीं होता कि वो मर रहा है जी रहा है, सिर्फ उनको किसी का कंसर्न नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी का खुद अपने फैसले करने, आपने एजेंट पे नहीं जाना, आपको अपनी लाइफ का खुद डिसीजन करना होता है। सो नेक्स्ट ऑन, अब मैंने बैंक स्टेटमेंट बता दी, उसके बाद आ जाता है आपके फादर का जो एफिडेविट्स आ जाते हैं, और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी इनकम्स। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी इनकम, सपोज कि आपके वो क्या करते हैं, मेरे वाले साहब कोका कोला में काम करते थे, तो मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि उनके बैंक उनको ऑलरेडी कंपनी की तरफ से उनका लेटर लग गया था, सब चीज़ें लग गई थी, तो मेरा वीज़ा उस वजह से ईजीली हो गया था उनके। तो अब सपोज कि आपका ये भी नोट किया जाता है कि आपके फादर की इनकम कैसे, मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी, जैसे कि पूरी आपने लिखना है कि ये मेरे नाम, मेरे अब्बू के नाम पे घर है, ये भी मेरे अब्बू के नाम पे घर है, इनकी टोटल वैल्यू की कैलकुलेशन करके कि ये हमारी टोटल नेट वर्थ है लाइक 3-4 करोड़ पे, ये हमारी है, ये करके लिखना है और ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके सपोज कि अगर आपने, और मेन चीज़ ये जो लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट, इसका ये चेक करिएगा बैकग्राउंड में प्रूफ वेरिफिकेशन वो कर लें, तो लाइक होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहने, लेकिन फादर की जो इनकम है उसको भी आप लोगों ने बहुत ही यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर्ली तरीके से। किस तरह यूटिलाइज़ करें कि आपके फादर की इनकम मंथली हो, क्योंकि अब आप सपोज के वो कहते हैं कि आपके फादर की मंथली इनकम अगर 40,000 रुपये है, तो आपके फादर कैसे सपोर्ट करेंगे आप 40,000 रुपये में, तो आप तो स्टूडेंट वीज़े पर जा रहे हो। तो ये भी होता है कि आप जब आप करेंगे फादर की इनकम शो करनी, वो अपने फादर की इनकम भी 5 से 6 लाख मंथली शो करवानी पड़ेगी। वो भी आपको तरीका आना चाहिए कैसे शो करवाएंगे आप, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ये शो करवानी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब उसके अलावा जीटीपी की भी बात कर ली, ऑफर लेटर पे भी होगी, और उसके बाद हाँ ऑफर, ये सारी चीज़ें मुकम्मल करके फिर बारी टर्म आ जाती है आपकी फ़ीस जमा करवाने की। फिर आप फीस जमा करवाते हैं, ऑफर लेटर आ जाता है ना, तो उसके बाद अपनी फ़ीस जमा करवानी होती है। तो वो आप ऑफर लेटर लेके और किसी भी जो इधर ट्रेड्स हैं उनसे करवाते हैं, या अपने एजेंट को कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा रहता है तो वो आपकी फ़ीस जमा करवा के सारी वही निकलवा लें। तो सीओ जब निकल जाती है तो फिर आपका आगे सारा चीज़ मुकम्मल डन, एवरीथिंग डन हो गया। उसके बाद फिर आपकी फ़ाइल मुकम्मल होगी जिसमें आपके एफिडेविट लगे फादर के, फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फादर की मंथली इनकम, फादर की बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपकी जीटी जेन्युइन होनी चाहिए, परफेक्ट लिखी हो तो उसके मुताबिक। उसके बाद ऑफर आपकी जो वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपके वीज़े हम लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए भी रीजंस हैं। आप जब लिख रहे होते हैं जीटी, तो वो मैं आपको किसी बेहतरीन गाल में बताऊंगा कि जीटी कैसे लिखनी होती है। एजेंट पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, अपने पर ट्रस्ट करें, लेकिन जब वीज़ा डाल रहे होते हैं ना, तो एजेंट से ये सारी चीज़ें आपको पता चलना चाहिए कि आपको खुद भी पता होना चाहिए। जितनी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपने चेक लिस्ट पे खुद रखने में कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरा ऑफिस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और अगर मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो सपोज क्या भी लगता तो नहीं मैं कुछ भूला हूँ, लेकिन मैंने मोस्टली आपको बता दी है कि ज़्यादातर मैं चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, आप दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह अब मैं आपको स्टूडेंट्स के जो अप टू डेट्स आती रहेंगी उनके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।